हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का हमारे मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं दीपक सिंह, आप लोगों का फैकल्टी ऑफ जीएस। आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। आज हम लोग बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी की, यानी भारत के भूगोल की मिनरल्स वाला जो टॉपिक है, खनिज। ठीक है, तो आज के टॉपिक में, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे भारत में पाए जाने वाले खनिजों के बारे में। भारत में कौन कौन से मिनरल्स या खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, खनिज कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से जो खनिज है, मिनरल्स हैं, उनका उत्पादन होता है, कहाँ पर माइंस हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग जो ये खनिज हैं, इनके प्रयोगों को भी हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ किन क्षेत्रों में इनका प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ ये जो खनिज हैं किस ऐसे से ये प्राप्त होते हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग आज के टॉपिक में कवर करेंगे। और चलिए ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए, एक पहली बात तो ये, चाहे यूपीएससी हो या पीएससी हो, इन दोनों के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ में अगर आप एसएससी सीजीएल वगैरह भी देख लें तो वहां से भी उन एग्जामों में भी यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो काफी एक कॉन्सेप्चुअल, कहा जाए फैक्चुअल टॉपिक है ये। बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं इसमें, आपको कुछ फैक्ट्स, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं, फैक्ट आपको कुछ तैयार करने हैं और उन्हीं फैक्ट्स पे ही आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक, तो थोड़ा सा देखा जाए टिपिकल भी है, ये लेंथी टॉपिक भी है, लेकिन स्कोरिंग है। अगर आप लोग ढंग से समझ लेंगे, केवल एक, अगर आप लोगों के दिमाग में एक मैप रेडी हो जाएगा कि किन क्षेत्रों में किस तरीके के खनिज पाए जाते हैं, ठीक है, तो फिर आप उस, अगर ये आप लोगों ने एक बार दिमाग में रेडी कर लिया तो फिर एग्जाम हॉल में आप ऑप्शन दे करके भी, ऑप्शन के थ्रू आप लोग आराम से उसका आंसर दे सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो देखिए, जब हम लोग बात करेंगे दोस्तों मिनरल्स की, यानी खनिज की, तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि आखिरकार खनिज होते क्या है। ठीक है, आखिरकार जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स कहते किसे हैं, खनिज कहते किसे हैं। ठीक, तो अगर देखें हम, तो जो खनिज हैं, तो इन खनिजों की और मिनरल्स की उपस्थिति भारत कह दे या कोई भी देश कह दे, किसी भी देश की भूगर्भिक संरचना पर आधारित होती है। यानी कि जो मिनरल्स खनिज हैं, खनिजों की अवस्थिति भूगर्भिक संरचना पर निर्भर करती है। यानी किस क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जा रहा है, इसके पीछे भी जो वहां की भूगर्भिक संरचना है, उसका एक अहम रोल होता है। अब अगर हम कहें कि हमारा जो ये उत्तर प्रदेश है, जो ये गंगा यमुना का ये जो दोआब क्षेत्र है, या फिर सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो विशाल मैदान है, इस क्षेत्र में क्यों नहीं खनिज पाए जाते? उसके पीछे की भी भूगर्भिक संरचना है, क्योंकि इसका निर्माण ही प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। और जो ये खनिज हैं, ये खनिज पाए जाते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों में या फिर कोडप्पा क्रम की चट्टानों में। ठीक है, मतलब कहा जाए तो जो सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक जो रॉक्स होती हैं, उनमें इन खनिजों की जो बहुतायत में ये खनिज पाए जाते हैं। ठीक, तो झारखंड है, झारखंड में अगर कोयला का उत्पादन हो रहा है तो वो भी उसकी भूगर्भिक संरचना के कारण निर्भर करता है। अरावली के क्षेत्र में संगमरमर का उत्पादन बहुत ज्यादा हो रहा है, वो भी उसकी भूगर्भिक संरचना के कारण है। ठीक है, कोडप्पा क्रम की चट्टानें आपकी आंध्र प्रदेश वाले जो क्षेत्र में मिल रही हैं, या कर्नाटक का जो क्षेत्र में कोडप्पा क्रम की चट्टानें हैं, वहां पर सोने का उत्पादन होना, वो भी भूगर्भिक संरचना के कारण है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो जो खनिज है, खनिजों की जो अवस्थिति है, जो खनिज जिस क्षेत्र में पाए जा रहे हैं, वो वहां की भूगर्भिक संरचना के ऊपर ही निर्भर करता है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा किस क्षेत्र में कौन कौन से खनिज बहुलता में पाए जाते हैं, तो आपके दिमाग में एक इमेज ड्रॉ हो जाएगी। ठीक, साथ में अगर हम देखते हैं तो अगर खनिज के बारे में पूछा जाए, खनिज की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, व्हाट इज मिनरल्स, अगर खनिज की आपको डेफिनेशन बतानी है एक लाइन में, तो ये खनिज की डेफिनेशन आप बता सकते हैं कि खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ हैं जिनका निश्चित रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म एवं संरचना होती है। ठीक है, तो अगर हम कहें कि खनिज की आपका डेफिनेशन क्या है, तो खनिज की डेफिनेशन हम क्या बताएंगे? खनिज या मिनरल्स
प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ हैं जिनका अपना एक निश्चित रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म तथा रासायनिक संगठन होता है। यानी खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका निश्चित रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म एवं संगठन होता है। ठीक है, तो अगर आपको बताना है कि खनिज क्या है, आखिरकार मिनरल्स हम कहेंगे किसको, तो मिनरल्स देखिए, मिनरल्स प्राकृतिक रूप से प्रदत्त पदार्थ होते हैं। यानी अगर किसी व्यक्ति मतलब अगर हम कहें कि लोहा है या सोना है, तो क्या वो कृत्रिम रूप से हमें प्रदत्त होता है क्या, प्राप्त होता है क्या? यानी कि मानव के द्वारा निर्मित तो है नहीं वो। चाहे हम कोई भी खनिज ले लें, लोहा ले लें, सोना ले लें, कार्बन अगर हम कोयला ले लें, तो ये मनुष्य के द्वारा निर्मित नहीं है। ये क्या है? ये एक करोड़ों लाखों साल की प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है, करोड़ों लाखों साल की प्रक्रिया के द्वारा प्राकृतिक रूप से प्रदत्त हमें पदार्थ होते हैं। यानी कि लाखों करोड़ों साल की प्रक्रिया के द्वारा प्राकृतिक रूप से जो प्रकृति के द्वारा प्राकृतिक रूप से प्रकृति के द्वारा जो पदार्थ होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उन्हीं को हम कहते हैं खनिज। ठीक है, और खनिज जो है ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका निश्चित रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म एवं संगठन होता है। ठीक, तो अगर लोहा है तो लोहा का अपना एक निश्चित भौतिक और रासायनिक गुणधर्म होगा, कॉपर का अपना निश्चित रासायनिक गुणधर्म और संगठन होगा, सोने का अलग होगा, डायमंड का अलग होगा। तो जितने भी हमें खनिज पाए जाएंगे, हमें खनिज प्राप्त होते हैं, ठीक है, एक तो खनिज सारे प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होते हैं, मानव निर्मित होते नहीं खनिज, और उनका क्या है? निश्चित रासायनिक और भौतिक गुणधर्म तथा संगठन होता है। तो ये तो हो गई आपकी खनिज की डेफिनेशन। अगर खनिज की डेफिनेशन बतानी है तो आप खनिज की डेफिनेशन को ये बताएंगे, फिर आप बता सकते हैं खनिजों की अवस्थिति भूगर्भिक संरचना पर निर्भर करती है। यानी खनिजों की जो अवस्थिति है वो किस पर निर्भर करती है? भूगर्भिक संरचना पर। क्लियर? चलिए, अब जैसे मान के चलिए जो गोंडवाना खंड की चट्टानें हैं, तो गोंडवाना खंड की चट्टानों में ही कोयला प्राप्त होता है। विंध्यन खंड की चट्टानें हैं तो उसमें ही चूना पत्थर प्राप्त होता है। और यही कारण है कि जिस जगह पर जौन सा रॉ मटेरियल प्राप्त होगा वहां पर उससे संबंधित जो है इंडस्ट्रीज लगी होगी। कल का टॉपिक आप इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जहां पर एनर्जी रिसोर्सेज प्राप्त हो या फिर जो रॉ मटेरियल है किसी इंडस्ट्री के लिए आवश्यक, जैसे अगर लौह इस्पात इंडस्ट्री लगनी है तो उसके लिए आवश्यक जो लौह एसिड की माइंस होंगी, जहां से हेमाटाइट या मैग्नेटाइट लौह एसिड प्राप्त हो रहा हो, ठीक है, मैग्नीज प्राप्त हो रहा हो, तो वहां पर ही वो इंडस्ट्रीज हमें दिखाई देंगी। ठीक, तो ये सब चीजें हम लोग अभी आगे क्रम से एक-एक करके लोग बात करेंगे किस क्षेत्र पर कौन से जो खनिज है मिनरल्स में प्राप्त होते हैं। अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि खनिजों का अगर वर्गीकरण किया जाए। ठीक है, हम सबसे पहले बात करेंगे खनिजों का वर्गीकरण। अगर हम लोग खनिजों का वर्गीकरण करें कि खनिज कितने किस्म के होते हैं, कितने प्रकार के खनिज होते हैं, अगर हमें खनिजों को वर्गीकृत करना है तो हम कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए, खनिजों का जब हम लोग वर्गीकरण करेंगे तो हम 3 प्रकार से खनिजों का वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, हम लोग खनिजों का वर्गीकरण 3 प्रकार से करेंगे। एक तो हम करेंगे धात्विक खनिज, धात्विक खनिज, एक तो धात्विक खनिज हो गया जिनमें क्या होगा, जिनमें धातु की उपस्थिति होगी, तो धात्विक खनिज हो गए जिनमें धातु की उपस्थिति होगी। दूसरा हो जाएगा अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज जिनमें धातु की उपस्थिति नहीं होगी। और तीसरे हो जाएंगे ऊर्जा खनिज, यानी एनर्जी मिनरल्स। ठीक है, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। अब धात्विक खनिज को अगर हमें
डिस्क्राइब करना है कि धात्विक खनिज क्या होंगे। तो देखिए अगर हमें धात्विक खनिज को डिस्क्राइब करना है तो हम लोग सीधे सीधे हम लोग केवल बोल सकते हैं कि जो धात्विक खनिज होते हैं ये प्रकृति में लचीले होते हैं, ठीक है, प्रकृति में लचीले होते हैं। इनको जो है हम लोग धातु कर्म की क्रिया के द्वारा हम इनको एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर धात्विक खनिज हम देखें तो ये क्या होंगे, ये प्रकृति में लचीले होंगे, ठीक है। हम इनको एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर देंगे। हम क्या करेंगे, इनको गर्म करके इनके इनको अलग करके और फिर हम इनको एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये क्या होंगे, एक तरीके से प्रकृति में लचीले होंगे। जो अधात्विक खनिज हैं ये प्रकृति में भंगुर होते हैं, ठीक है। ये क्या है, अगर हम इनको हथौड़े से पीटें तो ये क्या होगा, ये फैलेंगे, ये फैलेंगे। लेकिन जो अधात्विक खनिज हैं इनको अगर हम हथौड़े से इन पर प्रहार करते हैं तो ये फैलने की जगह ये टूट जाएंगे, यानी कि ये ब्रिटल होते हैं, ठीक है। ये टेंसाइल होते हैं और वो क्या होंगे, वो ब्रिटल होंगे, वो टूट जाएंगे, ठीक है। अगर हम हथौड़े से प्रहार करते हैं तो टूट जाएंगे, यानी कि प्रकृति में क्या होंगे, प्रकृति में ये भंगुर होंगे। फिर हम बात करते हैं जो ऊर्जा खनिज क्या होते हैं। तो ऊर्जा खनिज ऐसे मिनरल्स होते हैं जिससे हमको एनर्जी प्राप्त होती है, ठीक है। जिनसे हमें क्या होगा, एनर्जी प्राप्त होगी। वो एनर्जी हम चाहे विद्युत के उत्पादन की बात कर लें, चाहे हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में बात कर लें, ठीक है, चाहे हम इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए बात कर लें, तो ये सारे जो भी मिनरल्स यूज होंगे हमें एनर्जी प्राप्त करने के लिए, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, ऊर्जा खनिज की श्रेणी में आएंगे। अब देखें, अब जो है अगर हम धात्विक खनिज की बात करते हैं तो धात्विक खनिज भी दो तरह के होते हैं, ठीक। धात्विक खनिज को भी हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक तो लौह धातु, यानी कि ऐसे खनिज जिनमें लोहे की मात्रा उपस्थित हो। ऐसे खनिज क्या हो, जो लौह युक्त हो, तो उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे लौह धात्विक खनिज। यानी कि ऐसे खनिज जिसमें फेरस की मात्रा उपस्थित हो, उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम फेरियस मिनरल्स बोलेंगे, फेरस मिनरल्स बोलेंगे, ठीक है। ऐसे धात्विक खनिज जिनमें लौह उपस्थित हो, धात्विक खनिज हो गया, ठीक है। दूसरा धात्विक खनिज में एक और दूसरा क्या होगा, अलौह धात्विक खनिज। अलौह धात्विक खनिज यानी कि ऐसे मिनरल जिसमें लौह उपस्थित ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे, अलौह धात्विक खनिज बोलेंगे। तो धात्विक खनिज दो तरह का हो गया, लौह धात्विक खनिज जिसमें लौह की मात्रा उपस्थित हो, और अलौह धात्विक खनिज जिसमें लोहे की मात्रा उपस्थित ना हो, जिसमें फेरस जो है उपस्थित ना हो, तो इसको हम बोल देंगे नॉन फेरस। इसको हम बोल देंगे नॉन फेरस मिनरल, ओके। अब अधात्विक खनिज, सीधी सी बात है, इसमें धातु ही उपस्थित ना हो, यानी कि अब जब धातु ही उपस्थित ना हो तो उसमें तो फिर लौह धात्विक और अलौह धात्विक की बात ही नहीं है, ठीक है। ये अब उसके बाद हम देखेंगे जो ऊर्जा खनिज है, तो ऊर्जा खनिज को भी हम लोग दो भागों में बांटेंगे। ऊर्जा खनिज को भी हम लोग दो पार्ट में बांटेंगे। एक तो हो जाएगा जैविक, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा अजैविक। यानी जो ऊर्जा खनिज है, ऊर्जा खनिज भी दो तरह का होता है। जो एनर्जी रिसोर्सेज है वो भी दो तरह के होंगे। एक तो होंगे जैविक, ठीक है, और यानी जैविक मींस किसी लिविंग थिंग के द्वारा बने हो, ठीक है, किसी लिविंग थिंग के द्वारा लाखों करोड़ों साल के पश्चात बने हो, ठीक है, यानी उसके बनने में किसी लिविंग थिंग का योगदान हो, ठीक है, किसी जीव का योगदान हो। और अजैविक होंगे जिसके बनने में किसी भी लिविंग थिंग का, किसी भी जीव का योगदान ना हो। तो दो तरीके से हम ऊर्जा खनिजों को बांट सकते हैं। अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे कि लौह धात्विक खनिज कौन कौन से होंगे। एग्जांपल हम देखेंगे, लौह धात्विक खनिज का एग्जांपल देखेंगे, अधात्विक खनिजों का एग्जांपल देखेंगे, फिर जैविक और अजैविक ऊर्जा खनिजों का एग्जांपल देखेंगे। तो देखिए, जब हम लोग लौह धात्विक खनिज की बात करेंगे तो लौह धात्विक खनिज में कौन कौन से खनिज आ जाएंगे, मिनरल्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे आयरन ओर, यानी कि लोहे के जो अयस्क हैं जिससे हमें लोहा प्राप्त होता है, जैसे कि मैग्नेटाइट, हेमेटाइट,
सीडोराइट, ठीक है, लोमराइट, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये सारे हो जाएंगे लौह धात्विक खनिज के एग्जांपल, यानी आयरन ओर। अभी हम आयरन ओर की भी अलग से पूरी बात करेंगे एक बार। आयरन ओर हो गया। दूसरा इसमें मैग्नीज, मैग्नीज भी लौह धात्विक खनिज का एग्जांपल हो गया। फिर हम इसमें देखेंगे टंगस्टन, ठीक है, निकेल, कोबाल्ट, ठीक है, आयरन और मैग्नीज, टंगस्टन, निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम, टाइटेनियम, बोरान। इसमें अगर हम और देखें तो क्रोमियम, वेनेडियम, वेनेडियम हो गया, बोरान हो गया, ठीक है, मॉलिब्डेनम हो गया। तो ये सारे के सारे क्या हैं, वेनेडियम, बोरान, टाइटेनियम, मॉलिब्डेनम, ये सारे हो जाएंगे लौह धात्विक खनिज के एग्जांपल, ठीक है। टाइटेनियम हो गया, एक और अलग से मॉलिब्डेनम, ये क्या हो जाएंगे, ये लौह धात्विक खनिज के एग्जांपल हो गए। अलौह धात्विक खनिज की जब हम लोग बात करेंगे तो सीधी सीधी जिसमें कि फेरस उपस्थित ना हो, जिसमें कि लौह की मात्रा उपस्थित ना हो, तो क्या हो जाएंगे अलौह धात्विक खनिज, जैसे कि तांबा यानी कॉपर, बॉक्साइट जो कि एल्युमिनियम का एस है, सोना, चांदी, प्लेटिनम, ठीक है, तांबा, बॉक्साइट, सोना, चांदी, प्लेटिनम, लेड, सीसा, ठीक है, जस्ता, जिंक, तांबा, बॉक्साइट, सोना, चांदी, प्लेटिनम, सीसा, जस्ता, ठीक। और ये तो देखेंगे हम जैसे टिन, मैग्नीशियम, वहां पर देखिए फेरस मिनरल में क्या था, मैग्नीज था, और यहाँ पे नॉन फेरस में है मैग्नीशियम, यानी तांबा, बॉक्साइट, सोना, चांदी, प्लेटिनम, सीसा, जस्ता, टिन, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे क्या है, अलौह धात्विक खनिज के एग्जांपल है, ठीक है। अब हम अगर बात करें अधात्विक खनिज के एग्जांपल, ठीक है, जिसमें जो है धातु ही उपस्थित ना हो, जो प्रकृति में भंगुर हो, तो वो क्या क्या होंगे, अगर हम बात करते हैं इसकी अधात्विक खनिज के एग्जांपल की, तो देखिए अधात्विक खनिज के एग्जांपल मैं यहां दे रहा हूं। अधात्विक खनिज मैं यहां लिख दे रहा हूं, जैसे कि आपका अभ्रक, ठीक ना, संगमरमर, ग्रेनाइट, ठीक, नमक, नमक भी आपका एक खनिज ही है, ठीक है, नमक भी खनिज ही है, चूना पत्थर, ठीक है, अभ्रक, संगमरमर, ग्रेनाइट, चूना पत्थर, जिप्सम, अगर हम देख लें जिप्सम, एस्बेस्टस, जिप्सम हो गया, एस्बेस्टस हो गया, ठीक है ना। अगर हम सॉइल देखें, मिट्टियां, तो मिट्टियां भी एक तरीके की खनिज ही है, ठीक है, मिट्टियां जो है मानव द्वारा निर्मित थोड़ा, मिट्टी भी तो प्रकृति के द्वारा ही प्रदत्त है, लाखों करोड़ों साल के पश्चात एक क्रियाओं के द्वारा मिट्टी का भी निर्माण हुआ है। मिट्टियों की भी अपनी एक निश्चित रासायनिक और भौतिक गुणधर्म होता है, मिट्टियां भी अलग अलग रासायनिक भौतिक गुणधर्म की होती हैं, मिट्टियों का भी संगठन अलग अलग होता है, जलोढ़ मिट्टियां होती हैं, जो लैटेराइट मिट्टियां हैं, जो रेड मिट्टियां हैं, ब्लैक सॉइल हैं, इन सब का गुणधर्म और संगठन सभी का अलग अलग होता है, ठीक है। तो एस्बेस्टस हो गया, मिट्टी हो गई, जिप्सम हो गया, चूना पत्थर, नमक, ठीक है, पायराइट हो गया,
पायराइट, ग्रेफाइट अगर हम देख लें, ये सब क्या है? अधात्विक खनिज है। ठीक है, अभ्रक, संगमरमर, ग्रेनाइट, नमक, चूना पत्थर, जिप्सम, एस्बेस्टस, सॉइल, ग्रेनाइट, संगमरमर। हम इसी में हीरा भी ले सकते हैं, डायमंड। डायमंड भी क्या है? एक तरीके का कार्बन का अवरोही है। डायमंड भी एक प्रकार का खनिज ही है। और इसमें क्या लौह की मात्रा होती है क्या? नहीं, ये भी क्या है? प्रकृति में भंगुर है। तो देखिए, अगर आपको ये देखना है कि कौन सा जो मिनरल है वो धात्विक खनिज में होगा, कौन सा अधात्विक में होगा, तो सीधी सी बात है कि जिस मिनरल में क्या है? धातु उपस्थित हो, या फिर जो प्रकृति में क्या हो? लचीले हो। अगर आप उनको हथौड़े से पीटते हैं तो उनको पीटने से एक आवाज सी आए, ठीक है, और साथ ही साथ वो तुरंत उनमें ब्रिटलनेस ना हो, क्या हथौड़ा मारे और तुरंत बिखर जाए, वो क्या हो? वो लचीले हो, उनमें फैलने की प्रकृति हो, तो वो क्या हो जाएंगे? वो धात्विक खनिज हो जाएंगे। अधात्विक खनिज क्या हो जाएंगे? जिनमें धातु उपस्थित ना हो, जैसे कि अभ्रक, आप हथौड़ा मारेंगे बिखर जाएगा। संगमरमर, ग्रेनाइट हो गया, नमक, चूना पत्थर, जिप्सम, एस्बेस्टस, मिट्टी, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? अधात्विक खनिज हो जाएंगे। चलिए, अब हम बात करते हैं एनर्जी मिनरल्स की, यानी कि जो ऊर्जा खनिज है। तो ऊर्जा खनिज कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, ऊर्जा खनिज को भी हमने दो कैटेगरी में बांटा है। ऊर्जा खनिज को भी हमने दो तरीके से बांटा है। चलिए, ऊर्जा खनिज भी दोस्तों दो तरीके के होंगे, एक जैविक और एक अजैविक। तो जैविक खनिज कौन से होंगे? जिनके निर्माण में किसी न किसी जीव का योगदान हो। ठीक है, चाहे किसी जीव जंतु हो या फिर पेड़ पौधे हो, किसी न किसी जीवित जीव का योगदान रहा हो, उनमें ही क्रियाओं के फलस्वरूप, ठीक है, लाखों करोड़ों सालों में क्रियाओं के फलस्वरूप खनिज में बदल गए हो, तो उनको हम क्या बोलेंगे? जैविक खनिज। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखें जैविक खनिज का एग्जाम्पल, जैसे कि कोयला, ठीक है, पेट्रोलियम, कोयले का निर्माण भी पेड़ पौधों, जीव जंतुओं के दब जाने के कारण हुआ है लाखों करोड़ों साल के पश्चात। ठीक है, लाखों करोड़ों साल के पश्चात फिर उनमें रासायनिक क्रियाएं हुई दब जाने के कारण। ठीक है, और क्या हुआ? वो कोयले में कन्वर्ट हो गए। पेट्रोलियम भी यही चीज है। पेट्रोलियम का भी पेड़ पौधों, जीव जंतुओं को के दब जाने के कारण और फिर लाखों सालों की क्रिया के पश्चात, ठीक है, उसमें प्रेशर और तापमान के प्रभाव से और जो लाखों करोड़ों साल पहले जो जीव जंतु पृथ्वी में दब गए थे, वही पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, अगर हम बात करें प्राकृतिक गैस, तो प्राकृतिक गैस भी वही चीज है। जहां पर हमें पेट्रोलियम का भंडार मिलेगा, वहीं पर पहले जो है प्राकृतिक गैस की लेयर होगी। पहले प्राकृतिक गैस होगा, फिर पेट्रोलियम होगा, उसके नीचे पानी होगा। तो देखिए, कोयला हो गया, पेट्रोलियम होगा, प्राकृतिक गैस हो गई, ये क्या हो जाएंगे? ये जैविक एनर्जी मिनरल कहलाएंगे। ठीक है, कोयला से भी हमें ऊर्जा प्राप्त होगी, पेट्रोलियम से भी ऊर्जा प्राप्त होती है, प्राकृतिक गैस से भी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये तो हो गए जैविक में। अजैविक की अगर हम बात करेंगे, तो ये जो अजैविक होते हैं दोस्तों, इन्हीं को हम आणविक भी बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर एनर्जी भी बोलेंगे। तो इसमें देखिए क्या क्या हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा यूरेनियम, ठीक है, थोरियम, ठीक, यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया। ये क्या होंगे? ये होंगे अजैविक एनर्जी रिसोर्सेस या अजैविक एनर्जी मिनरल्स। तो अगर हम देखिए इस तरीके से हमने जो खनिज है, मिनरल्स हैं, इनको हमने क्लासिफाइड कर दिया, इनका हमने क्या किया? इनको वर्गीकृत किया। ठीक, तो एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं इनका। खनिजों को हमने वर्गीकृत किया तीन भागों में: धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज क्या होते हैं? जो प्रकृति में लचीले हों, हथौड़े से प्रहार करने पर वो तुरंत बिखर ना जाए। ठीक है, तो वो क्या होंगे? धात्विक खनिज होंगे। धात्विक खनिज दो तरीके के होते हैं: फेरस मिनरल या लौह धात्विक खनिज जिसमें लोहे की उपस्थिति हो, और अलौह धात्विक खनिज जिसमें लोहे की उपस्थिति ना हो।
ठीक है। लौह धातु खनिज के हम एग्जांपल देखेंगे तो आयरन ओर यानी कि लोहे का यश, मैग्नीज, टंगस्टन, निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम, वेनेडियम, बोरान, टाइटेनियम, मोलिब्डेनम। ठीक। फिर हम बात करेंगे लौह धातु खनिज की यानी कि नॉन फेरस मिनरल्स की, तो उसमें आपके हो जाएंगे तांबा, बॉक्साइट, सोना, चांदी, प्लैटिनम, सीसा, जस्ता, टिन और मैग्नीशियम। ऐसे ये कुछ हो जाएंगे लौह धातु खनिज के एग्जांपल। फिर हम देखेंगे कि जो आधात्विक खनिज क्या होंगे। तो आधात्विक खनिज क्या होते हैं, जो प्रकृति में भंगुर हो, हथौड़े से तो पीटे जाने पर ये तुरंत बिखर जाए, वो क्या होंगे आधात्विक खनिज। और आधात्विक खनिज के अगर हम एग्जांपल देखें तो अभ्रक, संगमरमर, ग्रेनाइट, नमक, चूना पत्थर, जिप्सम, एस्बेस्टस, मिट्टी, पाइराइट, ग्रेफाइट, हीरा। ठीक है। लेकिन ग्रेफाइट को हम लोग कभी-कभी ऊर्जा खनिज में भी काउंट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रॉन मंडल वगैरह का यूज में भी आता है ये। उसके बाद हम बात करें ऊर्जा खनिज की, तो ऊर्जा खनिज भी दो तरह से ऊर्जा खनिज को हम कैटेगराइज करेंगे, एक तो जैविक और दूसरा अजैविक। जैविक में हम बात करें तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। और अजैविक में हम बात करें तो अजैविक को ही हम आणविक भी कह देंगे या न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज भी बोल देंगे। तो उसमें क्या क्या होगा, यूरेनियम और थोरियम। चलिए ठीक। अब हम लोग बात करते हैं एक एक जो हम लोग मिनरल्स की अलग अलग करके बात करेंगे इंडिविजुअली। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि ये जो मिनरल्स हैं, तो मिनरल्स क्या केवल महाद्वीपीय प्लेट में ही प्राप्त होते हैं या जो महाद्वीप है केवल उसमें ही प्राप्त होते हैं कि महासागरों में भी प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो देखिए मिनरल्स जो है, मिनरल्स जिस तरह महाद्वीप में प्राप्त होंगे उसी तरीके से जो मिनरल है मिनरल महासागरों में भी प्राप्त होते हैं। ठीक है। यानी कि जो खनिज है, खनिज महाद्वीपों में भी प्राप्त होते हैं और महासागरों में भी प्राप्त होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि महासागरों में मिनरल्स प्राप्त नहीं होते, महासागरों में भी मिनरल्स प्राप्त होते हैं। और महासागरों में बहुतायत मात्रा में, बहुतता में अगर हम देखें तो जैसे कि नमक हो गया, चूना पत्थर हो गया, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। लेकिन ये क्या है, अपतटीय क्षेत्रों में प्राप्त होते हैं। ये क्या है, अपतटीय क्षेत्रों में प्राप्त होते हैं। तो देखिए अगर हम देखते हैं कि महासागरों में प्राप्त अगर हम रिसोर्सेज की बात करते हैं तो महासागर में जो प्राप्त रिसोर्सेज हैं इनको भी हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। ठीक है। महासागर में जो प्राप्त रिसोर्सेज हैं मतलब दो भागों में क्या अगर हम देखते हैं तो धात्विक खनिज भी प्राप्त होते हैं, कुछ अधात्विक भी प्राप्त होते हैं, और कुछ जो है आपका जो समुद्री रिसोर्सेज हैं जैविक की अगर हम बात करते हैं तो वो भी प्राप्त होते हैं। अगर हम महासागरों की बात करते हैं तो महासागरों में कुछ अजैविक संसाधन भी प्राप्त होते हैं और कुछ जैविक संसाधन भी प्राप्त होते हैं। यानी महासागरों से प्राप्त होने वाले रिसोर्सेस में हम अजैविक भी देखते हैं और जैविक भी देखते हैं। तो अगर हम अजैविक संसाधनों में देखें, हम अजैविक संसाधनों में, तो अजैविक संसाधनों में हमको जैसे कि अजैविक की अगर हम बात करते हैं तो अजैविक के अंदर ही हम लोग एक तरीके से एनर्जी रिसोर्सेज की भी बात कर लेते हैं। ठीक। जो अजैविक संसाधन है इसमें एक तो देखा जाए तो अधात्विक खनिज में प्राप्त होगा नमक। ठीक है। महासागरों में जैसे कि नमक बहुत ज्यादा मात्रा में प्राप्त होता है। साथ ही हम देखेंगे अगर चूना पत्थर भी प्राप्त होता है, पर चूना पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर, लेकिन अगर देखा जाए तो एक तरीके से कोरल रीफ के द्वारा प्राप्त होता है चूना पत्थर। तो अगर हम देखें तो जो लिविंग थिंग्स हैं, जो झींगा, जो मूंगा वगैरह हैं, वही क्या करते हैं, वही चूना पत्थर के एक तरीके से सेल का निर्माण करते हैं, खोल का। अगर हम लोग बात करते हैं जैविक की,
तो समुद्रों से प्राप्त संसाधन बहुत सारे, जैसे कि आपकी जो मछलियां प्राप्त होती हैं वो भी तो एक तरीके से रिसोर्सेज ही हैं, ठीक है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो महासागरों से ही अधिकतर हमें जो पेट्रोलियम वगैरह है वो कहां से प्राप्त होगा, महासागरों से ही प्राप्त होता है। जैसे कि आपका अगर हम बॉम्बे हाई देख लें तो वो भी क्या है, बॉम्बे हाई भी समुद्र में से ही प्राप्त हो रहा है। आर्या बेट जो द्वीप है जहां से हमको पेट्रोलियम प्राप्त होता है तो वो भी समुद्र में ही एक द्वीप है, ठीक। तो जो महासागर है, महासागर से हमको अजैविक संसाधन प्राप्त होते हैं, साथ ही साथ जैविक संसाधन प्राप्त होते हैं। अजैविक में हमने देख लिया नमक, चूना पत्थर वगैरह। जैविक में हम लोग देख लेते हैं कि जैसे कि पेट्रोलियम हो गया। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें जैसे मछली हो गया, जो भी सी फूड वगैरह है, ये भी हमें महासागरों से प्राप्त होते हैं, ये भी रिसोर्सेज से ही आ जाएंगे। महासागरों से प्राप्त अगर हम रिसोर्सेज की बात करते हैं, महासागरों से प्राप्त अगर संसाधनों की हम बात करते हैं तो हमको जैसे कि नमक, चूना पत्थर हो गया, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, साथ ही साथ जो सी फूड हमें मिल रहा है, ये सारी चीजें हमें कहां से मिल जाएंगी, समुद्र से प्राप्त होंगी। ये आपका शंख मिल रहा है, सीप मिल रही है, मोती अगर हम देख लें वो मिल जाता है उसी से, ठीक है। तो बहुत सारे जो संसाधन है ये हमको समुद्रों से ही प्राप्त होते हैं। महाद्वीपों से भी महाद्वीपों को तो हमने पहले ही देख लिया, महाद्वीपों से भी हमको खनिज वगैरह प्राप्त हो रहे हैं। अच्छा, लेकिन महासागर से जो संसाधन प्राप्त होते हैं तो वो हमेशा अपतटीय क्षेत्रों में ही प्राप्त होते हैं, ठीक है। महासागरों से जो प्राप्त संसाधन है, तो महासागरों से प्राप्त संसाधन अपतटीय क्षेत्र से प्राप्त होते हैं, ठीक है। ऑफशोर जो रीजन होते हैं, ठीक है, ऑफशोर रीजन से ही प्राप्त होते हैं, अपतटीय क्षेत्र से। तो ये अपतटीय क्षेत्र क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये देख लें, फिर बाद में हम लोग इकट्ठा अपने सारे मिनरल्स की बात करेंगे। तो अपतटीय क्षेत्र क्या होता है, सबसे पहले इसको समझेंगे। तो देखिए क्या होता है कि हमारी जो तट रेखा है, ठीक है, जो हमारे जो तटीय मैदान है, उन तटीय मैदानों से जब हम थोड़ा सा और आगे महासागरों में बढ़ते हैं तो वहीं पर जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, उस कॉन्टिनेंटल शेल्फ का जो पूरा एरिया है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एक तरीके से अपतटीय क्षेत्र बोलते हैं। यानी अपतटीय क्षेत्र क्या होगा, अपतटीय क्षेत्र होगा तटीय मैदानों के आगे का आसपास का छिछले सागर का क्षेत्र। मतलब अपतटीय क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होंगे जो कि महाद्वीपीय प्लेट से बहुत ज्यादा दूर ना हो, यानी तटों से बहुत ज्यादा दूर ना हो, ठीक है। तो वो क्या हो जाएंगे, वो उसे हम कहेंगे अपतटीय क्षेत्र या ऑफशोर रीजन्स बोलेंगे, ठीक। यानी किसी भी देश की तट रेखा के आसपास के छिछले सागर के क्षेत्र को अपतट कहा जाता है। और अपतट जो अपतटीय क्षेत्र है उनमें समुद्री संसाधनों के भंडार प्राप्त होते हैं। यानी कि तटीय मैदानों के जो तटवर्ती क्षेत्र हैं उसके ही आगे का आसपास का छिछले सागर का क्षेत्र क्या कहलाएगा, अपतट कहलाता है। और ये जो अपतट है, अपतट समुद्री संसाधनों के भंडार होते हैं। जैसे अगर हम देखें बॉम्बे हाई में क्या है, एक अपतटीय क्षेत्र है। यानी हमारे जो भारत है, भारत के जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है EEZ है, उसके अंतर्गत वो आता है। यानी भारत का उसमें दोहन जो संसाधन है उनके दोहन करने का भारत को अधिकार प्राप्त है। तो ये क्या हो जाएगा, ये अपतटीय क्षेत्र कहलाएगा। जैसे कि खादिया बेट, आर्या बेट, ये क्या है, ये भी भारत के अपतटीय क्षेत्र हैं। अगर हम देखेंगे कृष्णा और गोदावरी के मुहाने पर, तो उसमें भी जो पूर्वी तट है उसके भी नजदीक एक जो क्षेत्र है मुहाने का, यानी सागर पूर्वी तट से सागर में कुछ दूरी का क्षेत्र, वहां पर भी प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के भंडार पाए जाने का अनुमान है।
तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी अपतटीय क्षेत्र हो जाएगा। मतलब कि जो तटीय रेखा है भारत की, उस तटीय रेखा से आगे का क्षेत्र, ठीक है, समुद्र में आगे का क्षेत्र क्या हो जाएगा, अपतटीय रेखा कहलाएगी, अपतटीय क्षेत्र कहलाएगा। तो हम लोगों ने अपतटीय क्षेत्र देख लिया, ताकि आगे हम लोग जब बात करें, अगर मैं आपसे अपतटीय क्षेत्र बोलता हूं तो आपके दिमाग में एक इमेज बन जानी चाहिए कि आखिरकार अपतटीय क्षेत्र होता क्या है। अच्छा, अब हम लोग जब बात करेंगे समुद्री संसाधनों की, समुद्र में से प्राप्त होने वाले संसाधन की जब हम लोग बात करेंगे मिनरल्स की, तो समुद्र से प्राप्त जब संसाधनों की हम लोग बात करेंगे तो हमें ये देखना भी आवश्यक है कि प्रत्येक देश का समुद्र में कितनी दूरी तक प्रत्येक देश का अधिकार होता है, यानी कि कितनी दूरी तक प्रत्येक देश को समुद्र में अधिकार प्राप्त होता है वहां के खनिजों के दोहन करने का। ठीक है, सीधी सी बात है, अपनी जो भौगोलिक सीमा होती है उसमें तो हमारा पूरा जो संप्रभुता है वो होती है, संपूर्ण अधिकार होता है। लेकिन समुद्रों में भी प्रत्येक देश का, जो महासागर है उन महासागरों में भी प्रत्येक देश का एक निश्चित दूरी तक अधिकार क्षेत्र होता है। ठीक है, जिस तरीके से अपनी स्तरीय भूमि में, स्तरीय सीमा में, वैसे ही समुद्र में भी एक सीमा होती है जहां तक प्रत्येक देश को अधिकार होता है। क्योंकि जो समुद्र है वो संसाधनों की दृष्टि से बहुत ज्यादा रिच है, ठीक है, खनिजों की दृष्टि से बहुत ज्यादा रिच है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं समुद्र हमारे लिए, महासागर हमारे लिए। तो इसीलिए प्रत्येक देश को समुद्र में या महासागर में, जो कि उसके सीमाओं से लगा हुआ हो, उसमें एक निश्चित दूरी तक अधिकार प्राप्त होता है। तो इसके लिए क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशन ने 1982 में यूएन क्लॉज का निर्माण किया। ठीक है, 1982 में क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा 1982 में यूएन क्लॉज का निर्माण किया गया। यूएन क्लॉज होता क्या है, देखिए, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सीज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, यानी कि एक कन्वेंशन हुआ, एक बैठक हुई, और उस बैठक में जो यूनाइटेड नेशन है उसने क्या हुआ 1982 में कि प्रत्येक देश को समुद्र में कुछ दूरी तक, कुछ सीमा तक प्रत्येक देश को अधिकार दिया गया। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, यूएन क्लॉज बोलेंगे। और यूएन क्लॉज के द्वारा ही जो भारत है उसको भी अपनी जो समुद्र, अपना जो समुद्री जो सीमा है, समुद्र है, उस समुद्र में, महासागर में एक निश्चित दूरी तक अधिकार प्राप्त है। हम देखते हैं कि भारत को जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वो 3 ओर से समुद्र वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, जिसमें पश्चिम की तरफ अरब सागर हो गया, पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। ठीक है, तो मान के चलिए ये है हमारा दक्षिण भारत, प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र। तो अब क्या है, जो यूएन क्लॉज है इसके द्वारा हमें कितनी दूरी तक समुद्र में अधिकार दिया गया है। तो अगर हम देखते हैं, जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारी तटीय रेखा है, तो इस तट रेखा से, इस तट रेखा से ये तट रेखा से दोस्तों 12 नॉटिकल माइल तक, तट रेखा से 12 नॉटिकल माइल तक का जो क्षेत्र है इसको बोला जाता है टेरिटोरियल सी। ठीक है, यानी कि इसको बोला जाता है प्रादेशिक क्षेत्र। इस प्रादेशिक क्षेत्र में यानी 12 नॉटिकल माइल तक का जो क्षेत्र है हमारी स्तरीय सीमा से लगा हुआ, इसमें किसी भी देश को उतना ही अधिकार प्राप्त होता है जितना अधिकार उसको अपनी स्तरीय सीमा के भीतर के क्षेत्र में प्राप्त हो। ठीक है, यानी उतनी ही संप्रभुता 12 नॉटिकल माइल तक के क्षेत्र में प्राप्त होगी जितनी संप्रभुता अंदर के क्षेत्र में, आपकी जो स्तरीय जो क्षेत्र है
उसमें किसी देश को प्राप्त हो। फिर हम देखेंगे इसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है यानी कि टेरिटोरियल सी से अगला 12 नॉटिकल माइल, ठीक है, टेरिटोरियल सी से अगला 12 नॉटिकल माइल यानी यहां से लेकर के यहां तक का क्षेत्र, इसको हम बोलते हैं दोस्तों संलग्न क्षेत्र, यानी या फिर कॉन्टिग्युअस जोन बोलते हैं इसे हम, संलग्न क्षेत्र या कॉन्टिग्युअस जोन बोल सकते हैं। संलग्न क्षेत्र या कॉन्टिग्युअस जोन बोलते हैं। ये क्या है, ये टेरिटोरियल सी से 12 नॉटिकल माइल या फिर तटीय रेखा से 24 नॉटिकल माइल, या टेरिटोरियल सी से हम बोले तो 12 नॉटिकल माइल और अगर तट रेखा से बोले तो 12 नॉटिकल माइल, ठीक है। यहां पर क्या है, यहां पर किसी भी देश को सीमा शुल्क के निर्धारण का अधिकार प्राप्त होता है। मतलब अगर किसी देश का कोई जहाज है, शिप है, वो इस क्षेत्र से होकर के जा रहा है तो यहां पर सीमा शुल्क वगैरह प्राप्त करने का अधिकार होगा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे कॉन्टिग्युअस जोन। फिर हम देखते हैं इसके भी आगे का ये क्षेत्र, ठीक है, यानी कि इस कॉन्टिग्युअस जोन से 176 नॉटिकल माइल या फिर तट रेखा से 200 नॉटिकल माइल, या फिर तट रेखा से 200 नॉटिकल माइल, इस क्षेत्र को हम लोग दोस्तों बोलते हैं, इस वाले क्षेत्र को, ये यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम बोलते हैं EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या फिर अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अब दोस्तों जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, वही सारी जो कहानी बता रहा था आपको अनन्य आर्थिक क्षेत्र में ही जाने के बता रहा हूं। अनन्य जो आर्थिक क्षेत्र है यानी कि कॉन्टिग्युअस जोन से 176 नॉटिकल मील की जो दूरी है, इस अनन्य आर्थिक क्षेत्र में किसी भी देश को समुद्री संसाधनों के दोहन, ठीक है, प्रयोगशालाएं, सफाई और द्वीप निर्माण, ठीक है, इसका अधिकार प्राप्त होता है। यानी जो EEZ का जो क्षेत्र है उसमें किसी भी देश को सफाई का अधिकार, नए द्वीपों के निर्माण का अधिकार, समुद्री संसाधनों के दोहन का अधिकार, प्रयोगशालाएं निर्मित करने का अधिकार प्राप्त होता है किसी भी देश को EEZ में। तो हमारा जो मुंबई हाई है, ठीक है, जो मुंबई हाई है, या फिर अगर हम बात करें कि जो हमारा आलिया बेट, खादिया बेट है, ये सारे क्षेत्र कहां स्थित हैं, ये सारे क्षेत्र इसी EEZ में ही स्थित है। यानी मुंबई के दक्षिण पश्चिम में यहाँ पे है मुंबई, तो इसी में जो है इसी सालसेट द्वीप, यहाँ से सालसेट द्वीप में इस जगह पर कुछ अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या स्थित है, बॉम्बे है, जो कि क्या है, भारत का एक प्रमुख प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम का उत्पादक क्षेत्र है, बॉम्बे है। यहाँ पे खंभात की खाड़ी के हम लोग अगर हम लोग देख लेते हैं तट पे, तो इस जगह पर स्थित है, करीब भराव से 54 किलोमीटर के दूरी पर, तो EEZ के ही क्षेत्र में आ जाएगा। तो इस जगह पर EEZ के क्षेत्र पर यहाँ पे स्थित है खादिया बेट, ठीक है, और इस जगह पर स्थित है आलिया बेट। ये भी क्या है, ये भी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के उत्पादक क्षेत्र है। तो देखिए इस तरीके से क्या है, जिस तरीके से भारत को अपने स्थलीय सीमाओं के भीतर संसाधनों के दोहन का अधिकार प्राप्त है, खनिजों के दोहन का अधिकार प्राप्त है, उसी तरीके से भारत को समुद्र में भी एक निश्चित दूरी तक संसाधनों के दोहन का, खनिजों के दोहन का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। और इसी क्षेत्र से हम क्या करेंगे, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम का उत्पादन करते हैं। इन्हीं क्षेत्रों से हम मूंगा वगैरह का उत्पादन करते हैं, मोती वगैरह का उत्पादन करते हैं। इन्हीं क्षेत्रों से हम जो सी फूड है उसको प्राप्त करते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब हम लोग पहले बात करेंगे कि हमारी जो स्थलीय सीमाएं हैं इनके भीतर, यानी जो महाद्वीपीय जो प्लेट है, ठीक, इसमें क्रस्ट के अंदर
कौन कौन से खनिज प्राप्त होते हैं, पहले हम उसकी बात कर लेंगे, बाद में फिर हम लोग आएंगे जब हम लोग बात करेंगे पेट्रोलियम वगैरह की, तब फिर हम समुद्र में कौन कौन से प्राप्त हैं इनकी बात करेंगे। तो इस तरह से अगर आपसे कोई पूछता है कि खनिज, क्या सिर्फ खनिज हमारे क्रस्ट के नीचे ही पाए जाएंगे, क्या सिर्फ स्थलीय खंड में ही पाए जाएंगे खनिज, तो नहीं। खनिज जिस तरीके से हमारे स्थल खंड में पाए जाते हैं वैसे ही हमारे सागरों के सागर से भी पाए जाते हैं। हमारे जो महासागर है, जो हमारे ओशियन सी हैं, उनमें भी, उनसे भी हमें खनिज प्राप्त होते हैं। अब हम लोग सीधे चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से मुख्य खनिज हैं या कौन कौन से मुख्य खनिज के जो क्षेत्र हैं। तो देखिए भारत में जो खनिजों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जो क्षेत्र है, जो बेल्ट है, उसको हम लोग 5 बेल्टों में हमने डिवाइड किया है। जो खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों को हमने क्या किया है, 5 बेल्टों में बांटा है। जो मिनरल बेल्ट है, 5 मिनरल, पांच जो है मिनरल बेल्ट्स की हम लोगों ने फाइंड किया है। कौन कौन सी हैं? सबसे महत्वपूर्ण जो नंबर 1 पे जो खनिज बेल्ट है, मिनरल बेल्ट, उसको हम लोग बोलते हैं छोटा नागपुर बेल्ट। इसको हम लोग बोलते हैं छोटा नागपुर बेल्ट। ठीक है, इस छोटा नागपुर बेल्ट के अंतर्गत झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार का क्षेत्र आ जाता है। ठीक है, छोटा नागपुर बेल्ट के अंदर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बिहार का क्षेत्र आता है। कुछ क्षेत्र इसी में हम मध्य प्रदेश का भी काउंट कर लेंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ है। जो दूसरी बेल्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं मिडल बेल्ट। दूसरा जो बेल्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, मिडल बेल्ट। हमारा भारत का जो मध्यवर्ती भाग है वो भी खनिज के उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो नंबर 1 पर तो ये हो गया फर्स्ट नंबर पर, और सेकंड नंबर पर जो मिडल बेल्ट है, तो ये दोस्तों जो सेकंड नंबर पर जो मिडल बेल्ट है, ये दूसरे नंबर पर सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है खनिज के उत्पादन की दृष्टि से। इसमें आ जाता है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये किसमें आ जाएंगे, ये मिडल बेल्ट के अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं तीसरी जो महत्वपूर्ण बेल्ट है वो कौन सी है, तो वो है दोस्तों उत्तर पश्चिमी, या इसे तो हम कहते हैं अरावली बेल्ट। ठीक है, तो तीसरी महत्वपूर्ण जो बेल्ट है वो कौन सी है, उत्तर पश्चिमी या अरावली बेल्ट। ये खनिजों के उत्पादन के लिए तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बेल्ट है। इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो इसमें देखिए आ जाएगा आपका गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। यानी मुख्य रूप से इसमें क्या है, राजस्थान का क्षेत्र आता है, मुख्य रूप से राजस्थान का क्षेत्र आता है। यही जो अरावली बेल्ट है, इसी में हम देखेंगे कि चांदी के उत्पादन में नंबर 1 पे है ये वाली बेल्ट, सीसा और जस्ता के उत्पादन में नंबर 1 में ये वाली बेल्ट, कॉपर के उत्पादन में भी काफी अग्रणी है, तांबे के उत्पादन में ये वाली बेल्ट। ठीक, चौथी जो बेल्ट है, ये मतलब ये 5 महत्वपूर्ण बेल्ट है। बाकी छोटे छोटे क्षेत्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर 5 मुख्य क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो ये 5 क्षेत्र हैं। ठीक, चौथे की अगर हम लोग बात करते हैं तो चौथे में आ जाएगी साउथ बेल्ट, दक्षिणी बेल्ट। ठीक है, और इस साउथ बेल्ट के अंतर्गत आपका आ जाएगा तमिलनाडु, कर्नाटक। ठीक है, साउथ बेल्ट के अंतर्गत आपका क्या आ जाएगा, तमिलनाडु, कर्नाटक। अब हम बात करेंगे पांचवी बेल्ट कौन सी है, तो दोस्तों जो पांचवी बेल्ट आपकी वो है दक्षिण पश्चिमी बेल्ट, साउथ वेस्टर्न बेल्ट, साउथ वेस्टर्न बेल्ट, दक्षिण पश्चिमी बेल्ट। इस दक्षिण पश्चिमी बेल्ट में आपका आ जाएगा गोवा, दक्षिणी कर्नाटक और केरल। तो देखिए जो दक्षिणी पश्चिमी बेल्ट है वो मुख्य रूप से अपने थोरियम के और हेमेटाइट के उत्पादन के लिए प्रमुख है। ठीक है, ये आपकी ये वाली बेल्ट मुख्य रूप से थोरियम और हेमेटाइट के लिए प्रसिद्ध है। केरल के तरफ हम देखते हैं कि जो मोनोजोइक जो सैंड है उसमें थोरियम
कि ऐसे थोरियम प्राप्त होता है, जो मोनोजाइट जो रेत है उससे क्या है, उससे थोरियम के भंडार हमें प्राप्त होते हैं। दक्षिण कर्नाटक का जो क्षेत्र है, इसी दक्षिण कर्नाटक वाले क्षेत्र में चिकमंगलूर वाला डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, तो कुछ जो है यहाँ पर हेमेटाइट वगैरह की भी हमें माइंस मिल जाती हैं। ठीक, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, फर्स्ट बेल्ट, छोटा नागपुर बेल्ट, सबसे ज्यादा जो खनिज संसाधन है वो हमें इसी बेल्ट में प्राप्त होंगे, और इसी कारण से इस वाली बेल्ट को हम बाउल ऑफ मिनरल्स भी बोलते हैं, बाउल ऑफ मिनरल्स भी बोलते हैं, या फिर भारत का खनिजों का हृदय स्थल भी बोलते हैं। ठीक है, खनिज का हृदय स्थल भी हम लोग बोलते हैं इसी वाली बेल्ट को। कौन सी, छोटा नागपुर जो बेल्ट है। दूसरी महत्वपूर्ण मिडल बेल्ट, जिसमें धारवाड़ और कोडप्पा क्रम की हमें चट्टानें मिलेंगी। तीसरी है फिर आपकी अरावली बेल्ट, ठीक, जो आपकी अरावली के आसपास वाला जो क्षेत्र है। फिर आपकी दक्षिणी बेल्ट और फिर दक्षिण पश्चिम बेल्ट। तो इस तरीके से हमने पांच जो है मुख्य बेल्टों में हमने इसको बांट रखा है पूरे भारत में, जो प्राप्त मुख्य रूप से जहाँ पे खनिज प्राप्त होते हैं। ठीक, अच्छा, एक यहाँ पर एक फैक्चुअल पॉइंट हम देख लें। अगर आपको हमको देखना है कि भारत में मतलब हर साल कौन सी ऐसी एजेंसी है जो कि भारत में प्राप्त होने वाले खनिजों को प्रकाशित करती है, ठीक है, उनको वो वर्गीकृत करती है। ठीक, तो ऐसी एजेंसी का नाम है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। ये क्या है, ये जो है हर साल प्रकाशित करती है कि भारत ने कितना उत्पादन किया, कितना भंडार है भारत के पास, ठीक है, खनिजों का। तो ये एक संस्था है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, जो कि क्या करती है, हर साल भारत के जो संसाधन हैं उनकी जो उत्पादन जितना हुआ है, जितना उनके रिजर्व हैं, ठीक है, किस राज्य में कितना उत्पादन हुआ है, कितना निर्यात हुआ है, तो ये सब चीजों को इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस जो है वो प्रकाशित करती है। चलिए, साथ ही साथ एक और हम लोग फैक्चुअल चीज देखते हैं, जैसे कि 1957 में एक अधिनियम लाया गया था जो कि 1 जून 1958 को लागू हुआ, और उस अधिनियम का नाम है खान एवं खनिज अधिनियम, माइंस एंड मिनरल एक्ट 1957। ये कब जो है पास किया गया, 1 जून 1958 को। ठीक है, इस माइंस एंड मिनरल एक्ट के द्वारा क्या हुआ था कि जो खनिज हैं उन खनिज क्षेत्रों का एक तरीके से राज्यों और केंद्र सरकार के मध्य में बंटवारा किया गया था। यानी कि अगर किसी राज्य में कोई माइनिंग क्षेत्र मिलता है, कोई भी खनिज किसी राज्य की सीमाओं के अंतर्गत प्राप्त होता है, तो उस खनिज में उस राज्य का अधिकार होगा। ठीक है, ये इसमें कहा गया माइंस एंड मिनरल एक्ट में। साथ ही साथ जो अपतटीय क्षेत्र हैं, उन अपतटीय क्षेत्रों में जो भी खनिज प्राप्त होंगे उस पर अधिकार किसका होगा, केंद्र सरकार का। यानी राज्य की सीमाओं के अंदर जो भी खनिज प्राप्त होंगे उन पर उस राज्य का अधिकार होगा, और अपतटीय क्षेत्र में जो भी खनिज प्राप्त होंगे उस पर अधिकार किसका होगा, केंद्र सरकार का होगा। ठीक है, इसमें जैसे हम देखें कि अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत में खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से सबसे ज्यादा निकृष्ट या विपन्न क्षेत्र कौन सा है, यानी कि सबसे ज्यादा अनुपयोगी क्षेत्र जहां पर मिनरल्स बिल्कुल प्राप्त ना हो। ठीक है, तो अगर हम देखें खनिजों की दृष्टि से सर्वाधिक विपन्न क्षेत्र, यानी संपन्न नहीं, संपन्न का बोल रहे विपन्न, मतलब कि कोई भी खनिज ही प्राप्त ना हो रहा है, तो वो क्षेत्र कौन सा है, तो क्षेत्र होगा उत्तरी मैदानी क्षेत्र। ठीक, जो हमारे उत्तर भारत को जो ग्रेट प्लेन मिलता है, उत्तर भारत को जो महान मैदानी क्षेत्र मिलता है, वो क्या है, वो जो है खनिजों की दृष्टि से, खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से बिल्कुल ही विपन्न क्षेत्र है। ठीक है, जो हमारा ये आपका पश्चिम बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, ये जो उत्तर भारत का जो मैदान वाला क्षेत्र है, गंगा ब्रह्मपुत्र और सिंधु का जो मैदानी क्षेत्र है, वो क्या है, खनिजों की दृष्टि से सर्वाधिक विपन्न क्षेत्रों में आता है।
खनिजों की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र कौन सा होगा? खनिज की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र होगा धारवाड़ एवं कुडप्पा। की चट्टानों का क्षेत्र, ठीक। जिस क्षेत्र में धारवाड़ और कुडप्पा क्रम की चट्टानें प्राप्त होंगी वो क्षेत्र सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र होगा। तो जैसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है, राजस्थान का जो क्षेत्र है, ठीक है, ये सब क्या है? आंध्र प्रदेश का क्षेत्र। ये जो है आपकी धारवाड़ और कुडप्पा क्रम की चट्टानों का क्षेत्र है। उड़ीसा का क्षेत्र, उड़ीसा में आपकी गोंडवाना क्रम की भी चट्टानें मिलती हैं, साथ ही साथ कुडप्पा क्रम की भी चट्टानें मिलती हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये जो है सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र होगा धारवाड़ और कुडप्पा क्रम की चट्टानें। किसके लिए? खनिजों की दृष्टि से, ठीक है। चलिए अच्छा, एक जो है कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि भारतीय खान ब्यूरो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है आपका नागपुर में, ठीक है। भारतीय खान ब्यूरो क्या है? दो संस्थाएं हैं, एक भारतीय खान ब्यूरो, एक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये दोनों क्या करती हैं? किसी भी क्षेत्र में अगर ये संभावना हो कि यहाँ पर खनिज प्राप्त हो सकते हैं तो वो उस क्षेत्र पर रिसर्च वगैरह करते हैं, ठीक है। तो भारत में जिस क्षेत्र में भी खनिज वगैरह पाए जाते हैं उनका जो है एक तरीके से मॉनिटरिंग करना, ठीक है, उनका पता लगाना, ये कार्य किसका है? दो एजेंसियां हैं, भारतीय खान ब्यूरो और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। ये तो हो गई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, और दूसरी भारतीय खान ब्यूरो। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कोलकाता का हेडक्वार्टर कोलकाता में है और भारतीय खान ब्यूरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नागपुर में है। तो दो ये एजेंसियां, आपको इसको याद रखना है। एक एजेंसी आपको याद रखना है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, जो कि क्या करती है? जो कि इसके संदर्भ में प्रकाशन निकालती है, यानी कि कितना उत्पादन हुआ, क्या ये सब हुआ, इसके संबंध में जो रिपोर्ट प्रकाशित करती है वो करती है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, ठीक है। माइंस एंड मिनरल एक्ट आपको याद रखना है। खनिजों की दृष्टि से सर्वाधिक विपन्न क्षेत्र उत्तरी मैदानी क्षेत्र और सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, ठीक। तो ये सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि कौन सी क्रम की चट्टानें खनिजों की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, किस क्रम की चट्टानें सबसे ज्यादा निकृष्ट हैं, उपयोगी नहीं है, इन सब की बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पुरानी क्या है? आर्किन क्रम की चट्टानें कहलाती हैं। तो जो आर्किन क्रम की चट्टानें हैं, तो क्या ये खनिजों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? तो नहीं, ठीक है। आर्किन क्रम की जो चट्टानें हैं ये खनिजों की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें खनिज प्राप्त नहीं होते, क्योंकि जिस समय की आर्किन क्रम की चट्टानें हैं उस समय जीवों का विकास ही नहीं हुआ था। तो मतलब यहाँ पर जीवों का विकास नहीं होता, इस वजह से जो आपकी एनर्जी, जो मिनरल्स हैं वो भी नहीं प्राप्त होते, और साथ ही साथ इन चट्टानों में चट्टानों में हमको जो धात्विक और अधात्विक जो खनिज हैं वो भी प्राप्त नहीं होते। यानी आर्किन क्रम की चट्टानें क्या है? ये मिनरल्स की दृष्टि से उपयोगी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात करें कि मिनरल्स की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सी चट्टानें हैं, तो उसमें है दोस्तों धारवाड़ क्रम की चट्टानें। इसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विकास हुआ, ये सबसे पुरानी है आर्किन क्रम की चट्टानें। दूसरे नंबर पे महत्वपूर्ण है धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ठीक है। तो ये आर्किन क्रम की चट्टानें भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है नहीं।
सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। तकरीबन 95% जो मिनरल्स हैं, 90 से 95% मिनरल्स हमें धारवाड़ क्रम की चट्टानों से प्राप्त होते हैं। फिर तीसरी महत्वपूर्ण जो चट्टानें हैं ये हैं कुडप्पा क्रम की चट्टानें। देखिए धारवाड़ क्रम की चट्टानों के पश्चात कुडप्पा क्रम की चट्टानें भी काफी महत्वपूर्ण है। ये जो धारवाड़ और कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं इनसे धात्विक खनिज अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें और कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं, इन दोनों चट्टानों से कैसे खनिज ज्यादा प्राप्त होते हैं, तो धात्विक खनिज ज्यादा प्राप्त होते हैं। ठीक, जिसमें धातु की मात्रा और धात्विक खनिज ज्यादा प्राप्त होते हैं। फिर हम देखेंगे विंध्यन क्रम की चट्टानें। तो दोस्तों विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं, ये विंध्यन क्रम की चट्टानें अपने अधात्विक खनिजों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, विंध्यन क्रम की चट्टानों में क्या है, अधात्विक खनिज बहुलता में प्राप्त होते हैं। इसी अधात्विक खनिज में हम देखते हैं चूना पत्थर ज्यादा प्राप्त होता है। तो इसी वजह से जो ये विंध्यन क्रम की चट्टानों का क्षेत्र है वहां पर सीमेंट उद्योग वगैरह, यानी कि इन चट्टानों पर जिप्सम, चूना पत्थर ये ज्यादा प्राप्त होता है, बलुआ पत्थर वगैरह। इसी वजह से जो विंध्यन क्रम की चट्टानों का क्षेत्र है, ठीक है, इसमें जैसे आपका मध्य प्रदेश का सतना हो गया, आपका मैहर जिला हो गया, ठीक है, मिर्जापुर वगैरह हो गया, चुनार हो गया, ये सब क्या है, विंध्यन क्रम की चट्टानों वाले क्षेत्र है। इसलिए यहाँ पर सीमेंट उद्योग का ज्यादा विकास हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये अधात्विक खनिज के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है विंध्यन क्रम की चट्टानें। साथ ही साथ जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं ये अपने जेम्स के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, रत्नों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अधात्विक खनिज में देखिए वही आ जाएंगे आपके जो हीरा वगैरह है वो क्या है, वो अधात्विक खनिज का ही पार्ट है। तो ये क्या हो जाएंगे अपने रत्नों के लिए प्रसिद्ध। ठीक, तो हीरा वगैरह आपको विंध्यन क्रम की चट्टानों में ज्यादा मिलते हैं। जो आपके पन्ना का जो क्षेत्र है विंध्यन क्रम की चट्टानों का क्षेत्र है, पन्ना वाला। फिर हम देखते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें। तो जो ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये दोस्तों अपने जैविक खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जैविक खनिजों के लिए प्रसिद्ध है, मींस की कोयला। जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं अपने कोयला के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मतलब 90% से अधिक कोयला हमें गोंडवाना क्रम की चट्टानों से ही प्राप्त होता है। ठीक है, 90% से अधिक कोयला हमें गोंडवाना क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है, जैसे कि एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस। ठीक है, ये आपको गोंडवाना क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। सबसे निकृष्ट जो कोयला है पीट कोयला, वो जो है हमें गोंडवाना से नवीन चट्टानों में प्राप्त होता है। इसी वजह से जो पीट कोयला है वो बहुत ही निकृष्ट कोटि का कोयला माना जाता है। मतलब कि अभी क्या है, अपने विकास के क्रम में है, धीरे धीरे और हजारों साल के पश्चात वो भी बिटुमिनस वाली कैटेगरी में आ जाएगा। तो अभी क्या है, अभी जो पीट कोयला है वो अभी पूरी तरीके से अभी उच्च कोटि का नहीं बन पाया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया दोस्तों कि अब देखिए एक और है, जैसे कि आपका छठवां की अगर हम लोग बात करें तो जो आपका टर्सरी युग की चट्टानें हैं ये अपनी पेट्रोलियम के लिए फेमस है। ठीक है ना, तो ये हम लोग देख लेंगे। इस क्रम की चट्टानों में हमें ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं। कल का जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सा खनिज किस क्षेत्र में प्राप्त होता है। कल केवल हमें क्षेत्र